सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है एक नए दिन आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। हेमेटोलॉजी का पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं और उस पोर्शन में अपन प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कुछ अपन ने डिस्कशन कर लिया था। क्या डिस्कशन किया था यदि उसको समराइज कराऊं? देखिए, टॉपिक चल रहा है अपना हेमेटोलॉजी, जिसका कंपोजिशन को अपन ने दो हिस्सों में बांटा है। फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड जो 45% होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। दूसरे एंड पर 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। सारे हार्मोन होते हैं, सारे एंजाइम होते हैं, सारे लिपिड होते हैं, ये और सारी एंटीबॉडीज होती हैं। उसके अलावा सबसे बेहद कीमती कंपोनेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में एक मेजर टॉपिक अपन डील कर रहे हैं, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको यदि समराइज करूं, प्लाज्मा प्रोटीन की टोटल मात्रा होती है 6 से 8 ग्राम %। इस टोटल मात्रा में मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन की मात्रा होती है 4 से 6 ग्राम %। ग्लोबुलिन की मात्रा होती है 2 से 3 ग्राम %। और फिब्रिनोजन की मात्रा 0.2 से 0.5 ग्राम % होती। इज दैट क्लियर? पहले प्रोटीन पर लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एल्बुमिन। चूंकि एल्बुमिन आपके और मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ऑस्मोसिस की जानकारी जरूरी थी, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको भली भांति दी थी। ऑस्मोसिस का पूरा ज्ञान आपको हो गया। ऑस्मोसिस होने के लिए कितने सॉल्यूशन की दरकार होती है? 2। दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जिसके अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो गति करें, सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट है उसकी गति नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, इसकी भी जानकारी अपन ने ले ली थी। क्या होता है ऑस्मोसिस के अंतर्गत? दो अलग अलग सॉल्यूशन को जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। यह अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें तो देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग ऑस्मोसिस से संबंध रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का संबंध ऑस्मोसिस पर किस तरीके से होता है वो अपन को जानना है। ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर 1% NaCl डाला, सॉल्यूशन को नाम दिया सॉल्यूशन ए। 1% NaCl मैंने इसमें डाला। दूसरा सॉल्यूशन मैंने तैयार किया जिसके अंदर मैंने 2% NaCl डाला। 2% NaCl मैंने इसमें डाला, इसको मैंने नाम दिया सॉल्यूशन बी। इसमें मैंने डाला है 2% NaCl और इसमें मैंने डाला है 1% NaCl। यदि इन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाए तो क्या परिणाम होगा? सॉल्यूशन ए से वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन बी की तरफ जाएंगे। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होती है। अब ऑस्मोसिस जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। यदि इसको प्रेशर के लिहाज से अपन लें तो देखें, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ
यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, और यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। जनरल सा मीनिंग ये माने, यहां पर यदि प्रेशर के हिसाब से मैं परिभाषा बताऊं तो बोलना चाहूंगा मैं सेम होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिहाज से यदि परिभाषा की बात करें तो यहां पर बोला जा सकता है कि जब भी किन्हीं दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को अलग किया जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। तो शायद प्रेशर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेशर आर मेनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कम है तो प्रेशर कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऑस्मोसिस के बारे में बनने वाले सारे के सारे फैक्ट से आपको परिचित करा दिया। अब अपन प्लाज्मा प्रोटीन में पहला प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं, और इस पहले प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। इस पहले प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन के बारे में जानकारी लें अपन। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्बुमिन, जिसकी मात्रा होती है 4 से 6 ग्राम परसेंट। ग्राम परसेंट का मतलब 100 ml में। आपका मेरा 100 ml ब्लड लिया जाए तो उसमें एल्बुमिन की मात्रा 4 से 6 ग्राम होगी। अब एल्बुमिन किस तरीके से वर्कआउट करती है वो अपन को जानना है। देखें, ये अपनी बॉडी में ब्लड वेसल है, ये अपनी बॉडी में ब्लड वेसल है, ये अपनी बॉडी में सेल है, ये अपनी बॉडी में सेल है। इनके बीच में पाए जाने वाले स्पेस को अपन नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसको नाम देंगे अपन इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये ब्लड वेसल हो गई, ये इसके चारों तरफ पाई जाने वाली सेल हो गई, ये इनके बीच में भरा हुआ फ्लूइड मीडियम हो गया। सेल के बीच में भरा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं अपन, और ये ब्लड वेसल में बहने वाला फ्लूइड हो गया। ब्लड वेसल में जो बहता है उसको नाम देते हैं अपन ब्लड। तो देखें, ये जो ब्लड की मेम्ब्रेन होती है, जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन होती है, यह पोरस होती है। पोरस होने का मतलब है इसके अंदर से कुछ सब्सटेंस बाहर आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंस बाहर से अंदर भी जा सकते हैं। खासकर कौन है जो अंदर बाहर जाता है, उसका नाम है वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। नॉर्मल तौर पर जो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर आते हैं इस मेम्ब्रेन के द्वारा आते हैं, इस ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन के द्वारा आते हैं। ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है, इस ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन के द्वारा आते हैं। देखें, इसका मतलब ये मान सकते हैं अपन कि ब्लड वेसल की ये जो मेम्ब्रेन है यह जगह जगह से पोरस होती है। जगह जगह से पोरस होती है तो इसको इस तरीके से मान लें कि यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड भरा हुआ है। नंबर 1 जो बाहर भरा हुआ है यह तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वह ब्लड है। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है क्या है? वो ब्लड है। अब देखें, इसका मतलब है 2 फ्लूइड हो गए और दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। इसको तो मान लें आप सॉल्यूशन ए, जो बाहर इंटरस्टिशियल में भरा हुआ है, इसको तो मान लें आप सॉल्यूशन ए। इट इज द सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन 1। और जो अंदर भरा हुआ है उसको मान लें आप सॉल्यूशन 2।
इसको मान लें आप सॉल्यूशन 2। दोनों के बीच में ये जो ब्लड वेसल की दीवार है इसको मान लें आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल की गति हो सकती है बाहर से अंदर की तरफ भी हो सकती है और अंदर से बाहर की तरफ भी हो सकती है। गति कहां से कहां होगी? लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होगी। इज दैट क्लियर? ये अपने बॉडी का सिस्टम बता रहा हूं मैं। ये ब्लड वेसल है अपनी बॉडी में, इसके चारों तरफ टिश्यू या सेल हैं, इनके बीच में भरा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ब्लड वेसल में भरा हुआ ब्लड है। तो बाहर एक सॉल्यूशन हो गया, दैट इज द सॉल्यूशन 1। ब्लड वेसल के अंदर एक सॉल्यूशन हो गया, इट इज द सॉल्यूशन 2। दोनों के बीच में एक दीवार हो गई जिसका नाम दे रहे हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम दे रहे हैं इसका? अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम दे रहे हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल की गति होना संभावित है। देखिए यहां पर जो ब्लड वेसल में ब्लड भरा हुआ है, यदि इसके अंदर मैं आपको बताऊं कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती हैं, भली भांति परिचित हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं अपन पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इसमें पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन, उसके अलावा इसमें पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखें इन सब से टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्माण होता है। इन सब से टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्माण होता है। तो जो ब्लड वेसल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, इन सारे के सारे कंपोनेंट से जो ब्लड वेसल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, उस पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है 32 से 36 mm of Hg। टोटल कंपोनेंट से बनने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 32 से 36 mm of Hg। इस 32 से 36 mm of Hg में जो प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है केवल, उसकी वैल्यू है 28 mm of Hg। यानी टोटल जो प्रेशर बनता है उसमें से 28 mm of Hg केवल प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है। और इस 28 mm of Hg में से भी जो 22 mm of Hg प्रेशर है वो अकेला एल्बुमिन बनाती है। 22 mm of Hg प्रेशर है वो अकेला एल्बुमिन बनाती है। सोचने वाली बात है, सारे के सारे ब्लड के कंपोनेंट से टोटल प्रेशर बन रहा है 36, और इस 36 में से अकेले एल्बुमिन के द्वारा निर्माण हो रहा है 22 का। यानी एल्बुमिन को हटा दें तो सारे कंपोनेंट से केवल 14 बन रहा है, और अकेले एल्बुमिन से 22 mm of Hg प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर जितना भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस सॉल्यूशन से बनने वाला जो प्रेशर है उसको अपन नाम दे दें ऑस्मोटिक प्रेशर 2। उसको अपन नाम दे दें ऑस्मोटिक प्रेशर 2। और इसके बाहर जो इंटरस्टिशियल में भरा हुआ है उसको अपन नाम दे दें ऑस्मोटिक प्रेशर 1। तो एक नॉर्मल अवस्था के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर 1 से हमेशा ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर 1 से हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब यह है कि बाहर से पानी अंदर तो जा सकता है, परंतु अंदर से पानी बाहर नहीं जा सकता। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर 2 हमेशा ज्यादा होगा, नॉर्मली ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर 1 से। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 ज्यादा होगा, ज्यादा क्यों होगा? अभी अभी मैंने बताया, शायद कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अच्छा, टोटल कंसंट्रेशन को बनाए रखने में किसका रोल है? इन सब का रोल है, इन सब का रोल है। परंतु मैक्सिमम कंसंट्रेशन को बनाए रखने में किसका रोल है? एल्बुमिन का।
तो जो सर्वाधिक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने वाला कंपोनेंट है आपके मेरे ब्लड में, उस कंपोनेंट को क्या नाम देना चाहेंगे अपन? एल्बुमिन। दैट इज द एल्बुमिन। तो एल्बुमिन आपके मेरे ब्लड का मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। एल्बुमिन के अलावा ब्लड में पाए जाने वाले बाकी के कंपोनेंट का यदि शरीर से लॉस भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु यदि एल्बुमिन का लॉस हो जाए, सोचो अकेले 22 प्रेशर बना रही है, यदि एल्बुमिन का लॉस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसका परिणाम क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर 2 ड्रॉप होने लगेगा यदि एल्बुमिन कम होगी, और ये जब ड्रॉप होने लगेगा, मान के चलो ये तो है 36 और ये है मात्र 30, तो यहां से पानी अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। अब आप इसमें से एल्बुमिन को हटा दो, ये तो रह जाए 20 और ये पहले जितना ये 30, तो देखो परिणाम क्या होगा? उल्टा होगा। ब्लड वेसल में जो छेद हैं या पोर हैं उनसे फ्लूइड या पानी लीक होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जमेगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड का कलेक्शन होना, इस कंडीशन को नाम देते हैं अपन एडिमा। क्या नाम देते हैं अपन? एडिमा। इसका मतलब है यदि शरीर के अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो शरीर में कौन सी अवस्था डेवलप हो जाएगी? आंसर है एडिमा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अपन समझ सकते हैं कि एल्बुमिन क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है? एल्बुमिन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यह है आपके मेरे ब्लड का मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। आपके मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए जरूरी है एल्बुमिन। यदि एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो आपके मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड या वाटर लीक होगा और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाएगा। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से यानी ब्लड वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल में आ जाएगा और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जमा होने का परिणाम बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? एडिमा। तो आपके मेरे ब्लड का सर्वाधिक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने वाले सब्सटेंस का क्या नाम हो गया? एल्बुमिन। क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल होता है एल्बुमिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से ही यह सर्वाधिक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहां पर इस तरीके से समझें आप कि ये अपनी ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है, अपनी ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है। इस ब्लड का जब फ्लो होता है तो यह इसकी दीवार पर एक धक्का लगाता है। इस ब्लड का जब फ्लो होता है तो यह इसकी दीवार पर एक धक्का लगाता है। दीवार पर लगने वाले इस पर्टिकुलर धक्के को नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस ब्लड वेसल की दीवार में छोटे छोटे छेद हैं या पोर हैं, जिसकी वजह से इससे पानी बाहर आ जाना चाहिए। एक नॉर्मल सा भी फिजिक्स का सिद्धांत है कि यदि किसी पाइप के अंदर आप पानी का फ्लो कराएंगे तो पाइप की दीवार पर एक दबाव काम करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पानी को पाइप से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो एक धक्का इसकी दीवार पर लग रहा है जो चाहता है कि ब्लड वेसल से लीक होकर यह ब्लड बाहर निकले। इस प्रेशर को नाम दे रहे हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा, एल्बुमिन के द्वारा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा है। एल्बुमिन के द्वारा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा है, जो इसमें से ब्लड को जकड़ कर रखता है। इसमें से ब्लड को जकड़ कर रखता है ताकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बना हुआ रहे, उस ब्लड में से बिल्कुल भी ब्लड बाहर नहीं जाए। तो यहां पर दो तरह के प्रेशर हो गए, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रेशर तो ऐसा है जो इस ब्लड वेसल को धक्का मारता है कि पानी बाहर निकल जाए,
और एक प्रेशर ऐसा है जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जकड़ कर रखता है कि यह ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखें, दो यहां पर बेनिफिट हो रहे हैं एल्बुमिन से। एल्बुमिन बहुत ज्यादा मात्रा में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से एक तो बाहर वाले जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन की तुलना में कम रह जाती। इसका मतलब है अब यहां पर ऑस्मोसिस ही होगा। और कैसे होगा ऑस्मोसिस? बाहर से पानी का मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। और साथ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की भी रक्षा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी जो दबाव लग रहा है ब्लड वेसल पर उसको अपोजिट करने का काम यह ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहा है। तो मीनिंग यह हुआ, आपकी मेरी ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो लगातार चल रहा है, 24 आवर चल रहा है। अपनी ब्लड वेसल पोरस से छोटे छोटे छेद हैं, उसमें से फ्लूइड निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलता उसमें से फ्लूइड? क्योंकि आपके मेरे ब्लड में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है? आंसर इज एल्बुमिन। तो एल्बुमिन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अगर शरीर में किसी भी तरीके से एल्बुमिन की कमी हो जाए, अपने शरीर में किसी भी तरीके से एल्बुमिन की कमी हो जाए, परिणाम क्या होगा उसका? कि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप होने लग जाएगा। इसके ड्रॉप होने की वजह से क्या परिणाम होगा? कि यहां से फ्लूइड लीक होगा, इंटरस्टिशियल में जमा होगा। और इंटरस्टिशियल में नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड का जमा होना क्या कॉज करेगा? क्या कॉज करेगा बताओ? आंसर है एडीम। विद एग्जाम्पल भी आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, विद एग्जाम्पल भी इसको समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने सुना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बताओ, सभी ने ये बीमारी पढ़ी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्बुमिन यूरिया होता है, जिसको प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं। बोले तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन के माध्यम से प्रोटीन का लॉस होता है। और प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन का मेनली लॉस होता है? आंसर है एल्बुमिन का। कौन से प्रोटीन का मेनली लॉस होगा? आंसर है एल्बुमिन का, जिसको बोलते हैं एल्बुमिन यूरिया। अब एल्बुमिन का लॉस होने का परिणाम क्या होगा? बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? बॉडी में एल्बुमिन की कमी आ जाएगी। एल्बुमिन की कमी आने का परिणाम क्या होगा? आपके मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का परिणाम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड लीक होकर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जाएगा, जिसका परिणाम होगा एडीमा। क्या परिणाम होगा? जिसका एडीमा। अच्छे से जानते हैं, शायद आप 100 के 100% साथियों को ज्ञान है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब अपन पढ़ते हैं तो पहला सिम्टम एडीमा होता है। एडीमा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सा प्रोटीन कम हो गया? आंसर है एल्बुमिन। कम ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें अपन। देखें, ये बीमारी आप न्यूट्रिशन में पढ़कर आए हुए हैं सारे ग्रेजुएट साथी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आने वाली बीमारियां क्वाशियोर्कर और मेरेस्मस। न्यूट्रिशन में डायग्राम ध्यान होंगे आपको। बच्चे का डायग्राम होता था 8 साल छोटे सा बच्चे का, 8 साल के बच्चे का पेट बाहर बढ़ा हुआ है, चेहरे पर पफीनेस है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है। शायद डायग्राम ध्यान आ रहा होगा। इस तरह का डायग्राम न्यूट्रिशन में होता था। हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, एब्डोमिनल गर्त बढ़ी हुई है, चेहरे पर स्वेलिंग आ रही है। बताओ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली बीमारी का कॉज क्या होता है? बच्चे को उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा उसकी डाइट में जितना प्रोटीन उसको मिलना चाहिए। और जब प्रोटीन नहीं मिल रहा तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में एमाइनो एसिड कम हो जाएंगे। एमाइनो एसिड कम होंगे तो नए प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। जब नए प्रोटीन का निर्माण रुकेगा तो एल्बुमिन का निर्माण भी रुकेगा। और एल्बुमिन का निर्माण रुका, इसका मतलब एल्बुमिन शरीर में कम है,
ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का परिणाम वही होगा जो अभी अपन ने पढ़ा है, एडिमा। बताओ सारे साथी पढ़कर आए हैं, सारे साथी पढ़कर आए हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में क्या देखने को मिलता है? आंसर है एडिमा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? लॉजिकली आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, देखें प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभार फीमेल जब लंबे समय तक बैठी रहती है तो उसको एंकल एडिमा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल बैठी रहती है तो उसको एंकल एडिमा हो जाता है, फिर लेग को एलिवेट करे तो ठीक हो जाता है। कारण जाने आप एडिमा का। एक शब्द जो शायद आपको ध्यान होगा, प्रेगनेंसी जब होती है तो एक परिस्थिति बॉडी में डेवलप होती है, नाम है हीमोडाइल्यूशन। ब्लड पतला हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। अच्छा, ब्लड का पतला होने का मतलब है अब वर्तमान में प्रेगनेंसी होने पर ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन कम होने का परिणाम बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। जब ब्लड की कंसंट्रेशन कम हुई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। पॉइंट नंबर 1। यहां पर एक धक्का या प्रेशर लगता है जिसको अभी अभी मैंने समझाया था, नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब फीमेल कंसीव करती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसका हार्ट ज्यादा फोर्सफुली काम करता है, हार्ट रेट भी थोड़ी बहुत राइज होती है और हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ते हैं, क्योंकि अब न्यूट्रिशन खुद के साथ साथ बच्चे को भी पहुंचाना है यूट्रस में। तो जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के बढ़ेंगे, परिणाम क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम हो रहा है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर क्या फर्क पड़ रहा है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। मान के चलो पहले ऐसा था, इसकी वैल्यू तो थी 36 और इसकी वैल्यू थी 26। अब इसका परिणाम क्या था कि ब्लड वेसल में ब्लड भरा हुआ था, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं आ रहा था। प्रेगनेंसी होने के बाद जब ब्लड डाइल्यूट हो गया, हीमोडाइल्यूशन हो गया, तो ये तो घटकर हो गया 28, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हो गया 30। अब देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से आगे निकल गया। आगे निकलने का परिणाम क्या होगा कि ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होगा और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आके जमेगा, और इसके जमने का फिर से परिणाम क्या होगा? फीमेल में क्या डेवलप होगा? एडिमा। तो देखें, एल्बुमिन की कमी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में एडिमा देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी में भी कभी कभार एंकल एडिमा देखने को मिलता है। कारण क्या होता है? समझा दिया। हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा, और ब्लड के पतला होने की वजह से, हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसका परिणाम होगा एडिमा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्बुमिन। यह है एल्बुमिन की इंपॉर्टेंस हो गई। क्या बताया मैंने आपको? यदि इसको समराइज करें कि आपके मेरे ब्लड में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने का काम करती है, उसका नाम है एल्बुमिन। यहां पर अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय प्लाज्मा प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय
प्लाज्मा प्रोटीन। इक्वेशन नंबर 3, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय ओनली एल्बुमिन। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय ओनली एल्बुमिन। क्या समझाया अभी अभी मैंने आपको? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ब्लड में पाए जाने वाले सारे के सारे कंपोनेंट से बनने वाला टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बताओ। अभी आप अपन ने पढ़ा है 32 से 36 mm ऑफ Hg, 32 से 36 mm ऑफ Hg। केवल और केवल प्लाज्मा प्रोटीन से बनने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बता दो। आंसर है 28 mm ऑफ Hg, 28 mm ऑफ Hg। केवल एल्बुमिन से बनने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 22। देखो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आपके मेरे ब्लड का 36, उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन से बनने वाला 28 और अकेले एल्बुमिन से बनने वाला 22 होता है। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, यहां 36, 28, 22 और 10 mm ऑफ Hg, ये 4 ऑप्शन है। 36, 28, 22 और 10 mm ऑफ Hg ये प्रेशर दिए गए। क्वेश्चन पूछ रहा है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। अब मैं ऑस्मोटिक नहीं बोल रहा हूं, अब मैं नाम दे रहा हूं ऑनकोटिक प्रेशर। तो एक नाम है ऑनकोटिक प्रेशर। बताओ अब इसका आंसर क्या देंगे आप? क्या ऑनकोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? आंसर क्या है आपका? 36, 28, 22 या 10? तो 10 तो है नहीं, इन तीनों में से भी शायद 36 नहीं जा रहा है। तो मैं आपके मन को समझता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम साथियों का आंसर हो सकता है 22 जा रहा हो, कि केवल एल्बुमिन से बनने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑनकोटिक प्रेशर कहा जाता है। अगर ये 22 जा रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप गलत हैं। इसका सही आंसर है 28। द ऑस्मोटिक प्रेशर विच आर मेंटेन बाय टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर which are maintained by total plasma protein is known as oncotic pressure। तो यहां पर oncotic प्रेशर का जो आंसर है वो जाएगा 28। तो मेरे हिसाब से इस शब्द का अर्थ भी समझ गए आप। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या अंतर होता है और ऑनकोटिक प्रेशर में क्या अंतर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो पूरे ब्लड के द्वारा बनने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर बोले तो केवल प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बनने वाला। अब वैसे लगभग समान है। देखो ये 28 उधर 32, 34, 28, 32, 34, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। इसका मतलब ब्लड का लगभग ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन ही बनाते हैं। उस प्लाज्मा प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है? एल्बुमिन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर में अंतर समझ में आ गया। पूरे ब्लड के कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर और केवल प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बनने वाला ऑनकोटिक प्रेशर। केवल एल्बुमिन से नहीं, केवल प्लाज्मा प्रोटीन से बनने वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन? ऑनकोटिक प्रेशर। तो इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये पहला प्रोटीन जो शायद 100% आपको समझ में आ गया। इस पहले पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन, जो आपके मेरे ब्लड में, ब्लड वेसल में पाए जाने वाले कंपोनेंट को जकड़ कर रखती है। अगर एल्बुमिन की शरीर में कमी हो जाएगी तो इंसान के शरीर में एडिमा कॉज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। कम ऑन टू द नेक्स्ट दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोबुलिन। दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोबुलिन। देखें विशेष तौर से ध्यान रहे,
आने वाले लेक्चर में एक और प्रोटीन की चर्चा करेंगे अपन, जिसका नाम होगा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबिन। प्लाज्मा प्रोटीन में अपन बात करें ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन अलग है और ग्लोबिन अलग है। ग्लोबुलिन अलग है, ग्लोबिन अलग है। ग्लोबिन को मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगा, अभी अपन ग्लोबुलिन की बात करते हैं। क्या काम है आपके मेरे शरीर में ग्लोबुलिन का, तो आगे पढ़ेंगे अपन। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती, ये आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली बी लिम्फोसाइट है। इन बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। 5 तरह की एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिनको एब्रीवेशन में अपन नाम दें तो गाम-डे के नाम से जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिनको अपन बोलते हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ये 5 तरह की एंटीबॉडी हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि किससे मिलकर बनी है ये, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, विटामिन से या प्रोटीन से, तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रोटीन से मिलकर बनी। ये 5 तरह की एंटीबॉडी जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन अपन बोल रहे हैं, किससे मिलकर बनी है? आंसर है प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब फिर अपन नाम दे कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो सीधा सा आंसर है दे आर कंपोज्ड बाय ग्लोबुलिन। सारी की सारी एंटीबॉडी को बनाने के लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है? आंसर है ग्लोबुलिन की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो इनको नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो का मतलब इससे इम्यूनिटी प्रदान हो रही है। आगे पढ़ेंगे अपन, इससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलती है और जो टी सेल होती हैं उनसे सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है। तो यहां पर इम्यूनिटी प्रदान हो रही है, इसलिए इनका नाम है इम्यूनो। और ग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज द ग्लोबुलिन। इसलिए इनका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई है ग्लोबुलिन प्रोटीन? आपकी मेरी बॉडी में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई? यहां अपन बोल सकते हैं द ग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, ग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी बॉडी की बीमारी से रक्षा करेंगी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि आपके मेरे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी मेरी बॉडी में कौन सा प्रोटीन डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? आंसर देना है ग्लोबुलिन। देखें, ग्लोबुलिन का मतलब ही इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो शरीर में बनने वाली 5 तरह की एंटीबॉडी के निर्माण के लिए कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल हुआ? ग्लोबुलिन। कहां से निकलती हैं एंटीबॉडी? सीक्रेट होती हैं, आंसर है बी लिम्फोसाइट से। कौन सी होती हैं? गाम-डे के नाम से इनको जानते हैं। ये सारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है? आंसर है ग्लोबुलिन से। बीमारी से रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन डिजीज रेजिस्टेंस में अपना रोल प्ले करेगा? आंसर इज ग्लोबुलिन। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन से इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होगा? द आंसर इज ऑल्सो द सेम एंड द आंसर इज ग्लोबुलिन। तो एक लाइन में अपन ने पढ़ लिया कि डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन। कम ऑन टू द नेक्स्ट और लास्ट, तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ाया है। उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंतर्गत मैंने बताया था कि ये अपनी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में चोट लग गई
और ब्लड वेसल में चोट लगने के बाद यहां से ब्लीडिंग होने लग गई, ब्लड वेसल में चोट लग गई और चोट लगने के बाद यहां से ब्लीडिंग होने लग गई। तो ये जो ब्लीडिंग होने लगती है इसमें सबसे पहला फेज होता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना कम हो जाता है। दूसरा फेज होता है प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन, यहां पर प्लेटलेट प्लग बना लेती है। तीसरा पर्टिकुलर फेज होता है फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखें जो फिब्रिनोजन होता है यह प्लाज्मा में घुलनशील होता है और जब इससे फिब्रिन बन जाएगा, फिब्रिनोजन से जब फिब्रिन का निर्माण हो जाता है तो यह प्लाज्मा में घुलनशील नहीं होता और इसका जाल बन जाता है। और ये जो जाल बनता है यह जहां पर डैमेज हुआ है वहां पर आकर चिपक जाता है और चिपकने का परिणाम कि यहां से ब्लीडिंग का होना रुक जाता है। इस तीसरे फेज को अपन नाम देते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। यहां से ब्लीडिंग होना और उसका बहते हुए ब्लड का रुक जाना, इसको नाम देते हैं हीमोस्टेसिस। आगे पढ़ेंगे अपन ब्रॉडवे में। हीमोस्टेसिस का मतलब है ब्लड वेसल में चोट लगने पर ब्लड का बहना और बहते हुए ब्लड का रुक जाना हीमोस्टेसिस कहलाता है। हीमोस्टेसिस के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा स्टेप होता है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कौन कराते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर जो 13 होते हैं। सबसे कीमती क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है फिब्रिनोजन, जो प्लाज्मा में घुलनशील है और क्लॉटिंग के दौरान यह अघुलनशील फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर इसका जाल चिपक जाता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ? तो आंसर है फिब्रिनोजन। आपके मेरे प्लाज्मा में फिब्रिनोजन पाया जाता है एंड द फिब्रिनोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपके मेरे ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फिब्रिनोजन। सो दैट्स वाई द फिब्रिनोजन इज ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग प्रोटीन। द फिब्रिनोजन इज ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग प्रोटीन, इसलिए फिब्रिनोजन को क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये पिछले लेक्चर में अपन ने डील कर लिया था, जहां पर मैं प्लेटलेट का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था। तो हीमोस्टेसिस भी मैंने समझाया था और फिब्रिनोजन के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। तो तीनों के तीनों प्रोटीन का फंक्शन यहां पर क्लियर होता है। क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा हो गया? फिब्रिनोजन। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? ग्लोबुलिन। ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा? एल्बुमिन। एडिमा किसकी कमी की वजह से हो जाएगा? एल्बुमिन की वजह से। बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर किसकी वजह से हो जाएगी? ग्लोबुलिन की वजह से। और बॉडी में ब्लीडिंग ज्यादा समय तक होगी यदि कौन सा प्रोटीन कम होगा? आंसर इज फिब्रिनोजन। तो तीनों के तीनों प्लाज्मा प्रोटीन के बेसिक फंक्शन क्लियर होते हैं। अब इनका निर्माण कहां पर होता है? इन सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? सिंथेसिस कहां पर होता है? और साथ में स्टोरेज कहां पर होता है? द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इन तीनों के तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का स्टोरेज और सिंथेसिस करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है उस ऑर्गन का नाम है लीवर। द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन लीवर एंड ऑल्सो स्टोर्ड इन लीवर। सिंथेसिस भी लीवर में होगा और स्टोरेज भी लीवर में होगा। यदि किसी इंसान का लीवर खराब होता है, देखें आगे तक लीवर को जो अपन पढ़ेंगे
जब ये टॉपिक आएगा उससे पहले बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे अपन लीवर के बारे में। अब आने वाले टाइम के अंदर यदि आपको लीवर पढ़ाया जाए और लीवर में आपको लीवर सिरोसिस का सिम्टम लिखाया जाए पेरिफेरल एडिमा, लीवर सिरोसिस यदि होगा तो इंसान को पेरिफेरल एडिमा होगा। अब क्यों होगा पेरिफेरल एडिमा, क्या इसका लॉजिक बताने की आवश्यकता है? लीवर सिरोसिस वाले इंसान में पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा। लीवर सिरोसिस वाले इंसान में इन्फेक्शन की रिस्क डबल हो जाती, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है। लीवर सिरोसिस वाले इंसान में क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाती, लीवर सिरोसिस वाले इंसान में क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाती है। ये आपको लिखाया जाएगा लीवर सिरोसिस के क्लिनिकल फीचर में। पेरिफेरल एडिमा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आर इंक्रीज और क्लॉटिंग डेफिशिएंसी ऑल्सो प्रेजेंट इन पेशेंट विद लीवर सिरोसिस। मुझे नहीं लगता कि इनके लॉजिक को एक्सप्लेन किया जाए। व्हाट इज द रीजन फॉर पेरिफेरल एडिमा? लीवर खराब हो गया, एल्बुमिन का निर्माण कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो पूरे शरीर में एडिमा हो गया। लीवर खराब हो गया, ग्लोबुलिन का निर्माण कम हो गया, इंसान के शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ गई। लीवर खराब है, फिब्रिनोजन कम हो गया, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो गई, या रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगी इसके अंदर। तो ये सारे के सारे सिम्टम अपीयर होंगे जब किसी इंसान का लीवर खराब हो जाता है। तो ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में सारे के सारे फैक्ट आपने पढ़ लिए। सारे के सारे फैक्ट को यदि रिवाइज कराया जाए कि क्या क्या पढ़ा है अपन ने, दोबारा से रिवाइज करें। देखो, सबसे पहले एल्बुमिन किस तरीके से वर्कआउट करता है ये डिस्कस हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ने पढ़ा है एल्बुमिन आपके मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। कौन, अगर एल्बुमिन कम होगा तो क्या हो जाएगा? एडिमा। एडिमा कौन कौन सी अवस्था में होगा? आपके सामने है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वालों में होगा, प्रेगनेंसी में हो जाता है। सभी की पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया सारे ब्लड के कंपोनेंट से बनने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर 36, केवल प्लाज्मा प्रोटीन से बनने वाला 28, और इसी 28 को अपन बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, और केवल एल्बुमिन से बनने वाला होता है 22। ग्लोबुलिन बॉडी में बनने वाली सारी एंटीबॉडी के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है। यह डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ब्लड क्लॉटिंग कराने वाली प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजन। सो दैट्स वाई द फिब्रिनोजन इज ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग प्रोटीन। द फिब्रिनोजन इज ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग प्रोटीन। लास्ट, इनका निर्माण और स्टोरेज कहां पर होता है? आंसर है लीवर में होता है। लीवर के खराब होने पर इनकी डेफिशिएंसी के सारे सिम्टम आने लगेंगे। बोले तो पूरे शरीर में एडिमा, इन्फेक्शन की रिस्क डबल हो जाएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगी, और या क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाएगी। इट इज द एंड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तीनों के तीनों प्लाज्मा प्रोटीन में बनने वाले समस्त क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां तक का जो पोर्शन पढ़ा है प्लाज्मा प्रोटीन का और ऑस्मोसिस का, उससे संबंधित कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिनका जवाब शायद मैं आपसे लेना चाहूंगा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। बोर्ड पर देखें क्वेश्चन, नॉर्मल फिब्रिनोजन लेवल इन फीमेल क्लाइंट इज। व्हाट इज योर आंसर? जल्दी से आंसर दें कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, कि ये तो आपने बताया ही नहीं, आंसर कहां से दें? फिर भी चलो सोचें क्या पॉसिबिलिटी है आंसर की। देखें, क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आएगा ही आएगा। आपको
फिब्रिनोजन के बारे में मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फिब्रिनोजन का लेवल 0.2 से 0.5 ग्राम होता है। 0.2 से 0.5 ग्राम होता है। यहां पर ऑप्शन में मिलीग्राम दिया हुआ है, मिलीग्राम दिया हुआ है, उधर मैंने ग्राम में पढ़ाया, तो मिलीग्राम में चेंज कर लो, 1000 से गुणा कर लो। 0.2 को 1000 से गुणा करोगे तो आएगा 200 और 0.5 को गुणा करोगे तो आंसर 500। ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया। क्या वैल्यू हो गई? 200 से 500 मिलीग्राम। कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है? देखिए चारों में से कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है? तो शायद आंसर 100% आ रहा है। आंसर है इसका बी। बोले तो 190 या लगभग 200 से 420 मिलीग्राम। यही तो मीनिंग होगा। मैंने आपको ग्राम में बताया और क्वेश्चन ने आपको मिलीग्राम में पूछा, तो शायद पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आपके दिमाग में सही आएगा 101%। Which of the following protein is responsible to maintain the osmotic pressure of human blood? ऑप्शन है आंसर इज एल्बुमिन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plasma protein is also known as clotting protein? So simple question. Answer is fibrinogen. Next question, which of the following protein play an important role in disease resistance? डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्रोटीन का नाम है, ज्यों का त्यों लिखाया है अभी। आंसर इज ग्लोबुलिन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये शुरू में क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे, प्लाज्मा प्रोटीन का टोटल अमाउंट कितना होगा? तो देखो शुरू में तो दोनों मिलीग्राम हैं, ये तो नहीं होंगे, ये ग्राम है, ये होंगे। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन पूछ रहा है, आंसर इज डी। बोले तो 6 से 8 ग्राम %। फिर आगे द अमाउंट ऑफ एल्बुमिन, मिलीग्राम वाले तो नहीं होंगे, ग्राम वाले होंगे। आंसर इज सी, 4 से 6 ग्राम। यहां पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो ऑस्मोसिस से संबंधित है। ऑस्मोसिस पूरा पढ़ाने के बाद इन क्वेश्चनों का जवाब आपके द्वारा आना चाहिए। फ्रॉग एग प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट विल बी। यदि एक फ्रॉग, मेंढक के अंडे को रखा जाए, इस मेंढक के अंडे को रखा जाए तो क्या परिणाम होगा? सॉरी, क्वेश्चन गायब है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सेल इज 0.05। ऑस्मोसिस का ही क्वेश्चन है कि एक सेल की साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन 0.05 है। इस सेल को प्लेस किया जाता है एक ऐसे सॉल्यूशन में, उसके बाद सेल में स्वेलिंग हो जाती है और वो फट जाती, तो उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? देखें सिंपल सा मीनिंग, ये सेल, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बताई जा रही है? 0.05। 0.05। इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिसकी वजह से इसके अंदर पानी आया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन दैट कॉज सेल टू स्वेल एंड बस्ट। इसमें पानी भरेगा और ये फट जाएगी, इसमें पानी भरेगा और ये फट जाएगी। द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो इसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? अब देखें ऑप्शन पे जाएं, 0.05। अगर इसकी 0.05 माने, अंदर भी 0.05 बाहर भी 0.05, ना तो पानी बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। इस वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन, 0.05 आइसोटोनिक हो गया। 0.5 माने, देखो 0.5 यदि इसकी मानते हो तो पानी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ आएगा, तो सेल सिकुड़नी चाहिए, यहां तो सेल फूल रही है और बस्ट हो रही है। नेक्स्ट 5.0, यहां भी पानी बाहर आएगा। पहला ऑप्शन देखें 0.005 हाइपोटोनिक हो गया। अगर यहां पर 0.005 लिया जाएगा
तो कॉमन सा मीनिंग है कि यहां से पानी का फ्लो अंदर होगा तो सेल स्वेल होगी और स्वेल होकर बस्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक सेल के अंदर की साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन 0.05 है, यदि इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिससे सेल फूल जाए और फट जाए तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ये तीनों तो होंगे नहीं, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए 0.005। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्रॉग के एग को प्लेस किया साल्ट सॉल्यूशन में। कुछ घंटे बाद उसका मास बढ़ने लगा। इससे अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रॉग के अंडे की तुलना में वह सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक, सैचुरेटेड, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। ये देखें, ये फ्रॉग का अंडा है, इसको किसी सॉल्यूशन में रखा, इसको इस सॉल्यूशन में रखा। क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि थोड़ी ही देर में इसका साइज बढ़ने लग गया, ये स्वेल होने लग गया। क्यों स्वेल होने लगा होगा? कि यहां से पानी इस फ्रॉग एग के अंदर गया होगा, इस अंडे के अंदर गया होगा, तभी तो ये फूलने लगा। अब क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि ये सॉल्यूशन को इस अंडे के कंसंट्रेशन की तुलना में क्या बोलें, आइसोटोनिक बोलें, हाइपोटोनिक बोलें या हाइपरटोनिक? तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी तो कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होगी। तो इस सॉल्यूशन को इस फ्रॉग एग या मेंढक के अंडे के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी तुलना में कौन सा सॉल्यूशन नाम देना चाहोगे? शायद आंसर आपको समझ में आ रहा है, आंसर इज हाइपोटोनिक। देखो, जैसे इसको एग्जांपल से मानो, ये मेंढक के अंडे के अंदर सॉल्यूशन है 1% NaCl, बाहर भी सॉल्यूशन है 1% NaCl, तो ये तो आइसोटोनिक हो गया। यदि बाहर आप 2% मानते हो तो हाइपरटोनिक हो गया, अगर बाहर आप 0.5% मानो तो आइसोटोनिक हो गया। जब बाहर 0.5 होगा तभी तो पानी बाहर से इस अंडे के अंदर जाएगा। तो मीनिंग क्या माने, इस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे अपन? हाइपोटोनिक। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेल वुड टेंड to gain water if it were moved from। ये सेल है, इसको कहीं पर रखा हुआ है, इसमें वाटर आ जाएगा बोले तो इसका साइज बढ़ जाएगा। ए सेल वुड टेंड टू गेन वाटर इफ इट वर मूव्ड फ्रॉम। कहां पर इसको रखें जो यह फूल जाए, इसमें वाटर आ जाए? तो सीधा सा मतलब है इसमें पानी तब आएगा जब बाहर का सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला होगा, बाहर का सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला होगा। अच्छा, बाहर का सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला होगा तो इसमें पानी आएगा। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटोनिक। तो देखो मीनिंग ये, इस सेल को अपन ने रखा हुआ है इस सॉल्यूशन में, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन 0.5% NaCl और बाहर की भी कंसंट्रेशन 0.5% NaCl। कैसे सॉल्यूशन में सेल को रखा है अपन ने? आइसोटोनिक में। अब इस सेल को आपने यहां से निकालकर दूसरे सॉल्यूशन में रखा, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन तो वही 0.5% NaCl है, उसी सेल को रखा, बाहर की कंसंट्रेशन को आपने 0.3 कर दिया। 0.3 का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कौन सा सॉल्यूशन ले लिया आपने? हाइपोटोनिक। तो सेल को यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो बताओ सेल के अंदर पानी एंटर होगा? और यही अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेल को कहां से कहां शिफ्ट करें, कहां से कहां शिफ्ट करें जो उसमें पानी भर जाए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में शिफ्ट कर दो।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में शिफ्ट कर दो, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में शिफ्ट करोगे तभी सेल में पानी भरेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सेल को मूव किया जाए एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है। सो दैट्स वाई द आंसर ऑफ क्वेश्चन 10 इज ए। शायद समझ में आ गया आपको पूरी तरीके से। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये एक सॉल्यूशन है ए, इसकी कंसंट्रेशन ये दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है, ये है बी। ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बी वाले, इफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन बी, देन सॉल्यूशन बी इज सेड टू बी। इसकी कंसंट्रेशन मान लो 10% NaCl, इसकी कंसंट्रेशन मान लो 10% NaCl, और इसकी कंसंट्रेशन मान लो 5% NaCl, इसकी कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन बी को ए की तुलना में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बी को ए की तुलना में क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक हुआ वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ए की तुलना में कम है। तो यहां पर यही पूछ रहा है देन द सॉल्यूशन बी इज सेड टू, आंसर इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन ए की से इसकी तुलना करें तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। द रिलेटिव क्लियर लिक्विड मीडियम विच कैरी द अदर सेल ऑफ ब्लड, ब्लड में पाया जाने वाला वह मीडियम जो बाकी की ब्लड सेल को कैरी करने का काम करता है, क्या कहलाता है, अच्छे से आपको बता दिया। दैट इज द प्लाज्मा, जिसमें सारी की सारी ब्लड सेल पाई जाती हैं, क्या है वो, प्लाज्मा। तो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन जो डिलीट हो गया पीपीटी से, क्वेश्चन इस तरीके से था कि यदि मेंढक के अंडे को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखो, मेंढक के अंडे को फ्रॉग एग, यानी क्वेश्चन इस तरीके से था, इफ द फ्रॉग एग आर पुट डाउन इनटू द आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी द इफेक्ट हैव बीन डन अपॉन द फ्रॉग एग। तो उस अंडे पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये मेंढक का अंडा है, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। अच्छा, ऑप्शन उसमें है साइज बढ़ेगा, साइज कम होगा, साइज समान रहेगा, ये ऑप्शन थे। ये मेंढक का अंडा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, इसकी कंसंट्रेशन यदि 0.5 है तो इसकी कंसंट्रेशन भी 0.5 होगी, तभी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तभी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो यदि इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो मेंढक के अंडे पर के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो पानी इसमें एंटर होगा, ना ही पानी इससे बाहर निकलेगा, तो साइज विल रिमेन सेम, इसका साइज सेम रहेगा। शायद क्वेश्चन सुनने के बाद जो अपन ने बोला फ्रॉग एग या मेंढक का अंडा, तो दिमाग शायद अपन ने लगाए कि यार क्या होती है कंसंट्रेशन, क्यों दिमाग लगाना है, कुछ भी हो अपन को मतलब नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोनिक में रखा है, आइसोटोनिक का मतलब सेम कंसंट्रेशन में रखा है, और सेम कंसंट्रेशन में रखा जाएगा तो साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से संबंधित, और साथ के अंदर ऑस्मोसिस से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। तो ये पहला टॉपिक ब्लड का मेजर टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। अगले लेक्चर से अपन ब्लड सेल को पढ़ना स्टार्ट करें। जितनी भी ब्लड सेल हैं उनको अलग अलग ब्रॉड वे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, और लास्ट में प्लेटलेट्स। तो शायद टोटली आपको समझ में आ गया। द टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही, कल अपन फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल।